धराली हादसा गंगोत्री के रास्ते पर हुआ अब तक का सबसे भयानक हादसा है, जो बता रहा है कि हिमालय की नदियों की प्रकृति को लेकर हम अब भी जागरूक नहीं हुए हैं। सरकारी उदासीनता, कानूनों के अमल में लापरवाही और पहाड़ की हर जमीन को रियल एस्टेट समझने की मोटी समझ अगर खत्म ना हुई तो ऐसे हादसों से आगे भी बचना मुश्किल होगा। नहीं, ये पार्टनर, हम बिजनेस पार्टनर है, हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ जी। अच्छा सर का नाम क्या है? भूपेंद्र पवार। भूपेंद्र सर, आपकी कार यहाँ पर है, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मुझे पता है अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आप सर बता पाएँ, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्या हुआ है सर। आप ठीक है सर? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। अब सवाल ये है, क्या धराली में किसी के अब भी जीवित मिलने की संभावना है? जानकार मानते हैं कि संभावना बहुत कम है, लेकिन कोशिश जारी है। आप देखिए, इट्स नॉट अ अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन। अर्थक्वेक में होता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, अंदर एयर पॉकेट्स वगैरह रहती हैं, तो वहां पर जो आदमी फंसा हुआ है काफी लंबे समय तक सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं। परंतु फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड जो रहता है उसमें काफी स्लशी मलबा रहता है, थिक रहता है, तो यहाँ पे जीवित बचे रहने की संभावनाएं इस तरह की सिचुएशन में कम रहती हैं। मलबा बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 फीट का मलबा है, 15-20 फीट का, तो उसमें सर्च करना थोड़ा कठिन रहता है और सर्वाइवल की चांसेस भी अपेक्षाकृत कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप मलबे को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, उसके अपने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो काफ़ी स्थितियों में, जैसे 2013 में भी था, और उसके अलावा कई आपदाएं यहाँ हुई हैं, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में भी, जहाँ पर कि बॉडीज को एक्सकवेट कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा मलबा होता है, तो वो इशू रहता है लैंडस्लाइड में या फ्लैश फ्लड में, उस तरह के इश्यूज रहते हैं। जेसीबी वगैरह लगा के कोशिशें की जा रही हैं, परंतु कई बार होता है कि मलबे के साथ जो बॉडीज हैं, ह्यूमन रिमेन्स हैं, वो काफी दूर तक चले जाते हैं, तो ऐसे में खोज पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो इस मलबे के में दबे हैं, उनका सबसे पहला तो इवैक्यूएशन का तरीका हो गया कि जहाँ जहाँ की नॉलेज है उस तरीके से लोगों को निकाला गया। लेकिन ना, ये अनफॉर्चुनेट है कि कई लोग दबे रह जाएंगे। अब जो दबे रह जाएंगे उनके लिए तो फिर प्रोसेस वही है कि धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया जाए, धीरे धीरे करके मलबे को हटाया जाए। ये जो अपने स्निफर डॉग्स होते हैं इनको यूज़ करा जाए। और आजकल ना कुछ इक्विपमेंट आए हैं जो जैसे ज़मीन के नीचे अगर आदमी है और आदमी की बॉडी में कोई मेटल पार्ट है, तो ये इक्विपमेंट ना वो रेजोनेंस से उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब उनको धीरे धीरे करके हटाने की प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंगल है, कहीं ना कहीं हमें वो सेरेमनीज भी करनी पड़ती हैं। जो लोग नहीं रहे तो उसके लिए हटाना तो सबको पड़ेगा ही, बट 100% हटाना अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे जो ना इस मलबे के, जब मलबा ऊपर से नीचे आया और मलबा इनसे टकराया, इनको लेकर के चला गया, हो सकता है नदी में लेकर के चला गया और बह गए हों। कई बार तो क्रशिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी ना बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो अलग। लेकिन प्रयास तो पूरे के पूरे होंगे कि जो प्रायोरिटी 4 हो चुके हैं, जिसे बोल देंगे फेटल हो चुके हैं, उनको भी हटाने के लिए। इस बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कुदरत ने इतनी बड़ी तबाही के लिए धराली को क्यों चुना? तो जवाब है कि धराली ऐसी जगह पर बसा था जहां ऐसी कुदरती आपदा कभी न कभी आनी ही थी। धराली खीरगंगा नदी द्वारा इतिहास में लाए गए पुराने मलबे पर बसी थी। बीते कई दशक से खीरगंगा बस चुपचाप बह रही थी और इसीलिए किसी को लगा नहीं कि कभी ऐसा रौद्र रूप भी देखना पड़ेगा। धराली 4 धामों में से एक गंगोत्री की यात्रा के रास्ते पर पड़ता है। एक खूबसूरत जगह है, लिहाजा सैलानी भी आते हैं, तीर्थयात्री तो होते ही हैं। और ऐसे में लोगों ने हर मुमकिन जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल किया और ये नहीं देखा कि वो टुकड़ा बसा कहां पर है। दरअसल खीरगंगा नदी जिस पहाड़ी ढाल से नीचे धराली तक आती है, वो पहाड़ी ढाल ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, श्रीकंठ पर्वत तक। नदी के इस पूरे रास्ते में दोनों ओर तीखी ढलान और ऊपर ग्लेशियर का इलाका है। ये सबसे एक क्रेडिबल थ्योरी इस वक्त बताई जा रही है और इस वक्त नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में इस बात को देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या अचानक ऐसी कोई झील टूटी जिसकी वजह से धराली में ये आपदा आई। एक और थ्योरी है, अगर हम इसके और ऊपर इस नदी के कोर्स में जाते हैं, खीरगंगा गाड़ के ऊपर, तो हम जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हिमालय का बिल्कुल ग्लेशियल रीजन यहाँ पर आता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और यहाँ सर्क ग्लेशियर्स हैं, जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, लटकते हुए ग्लेशियर भी बोलते हैं।
यहाँ पर क्या किसी हिम चट्टान भूस्खलन से झील बनी, क्या किसी आई रॉक एवलांच से झील बनी, ये एक और थ्योरी है। यहाँ पहाड़ में कई बार क्या होता है कि किसी एक हिमस्खलन से, स्नो एवलांच से कोई एक झील यहाँ किसी ट्रफ जैसे इलाके में बन सकती है या बनी हुई होती है, उसको एक्टिवेट कर सकती है। मान लीजिए यहाँ ये हम दिखा रहे हैं, हमको एक ट्रफ जैसा इलाका यहाँ पर दिखा। यहाँ पर हो सकता है कि आसपास से बर्फ़ टूटी हो और चट्टानें टूटी हों और उन्होंने एक झील सी बनाई हो, या फिर यहाँ ऑलरेडी एक ट्रफ जैसा हो और वहाँ पर पानी जमा हुआ हो और किसी वजह से ये पानी एक्टिवेट हुआ हो किसी हिम चट्टान भूस्खलन से, आइस रॉक एवलांच से, और ये पानी जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर ब्रीच करके नीचे आया और उसने जो है नीचे तबाही बरपाई। कुछ जानकारों ने इस तबाही की वजह बादल फटना भी बताया, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई के आसपास इतनी बारिश नहीं हुई कि यहाँ बादल फटने जैसे हालात हुए हों। अब सैटेलाइट की तस्वीरों से इस घटना की वजह को समझने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस हादसे ने फिर एक सबक दे दिया है, वो ये कि छोटी नदी की ताकत को कम समझना बहुत बड़ी भूल है और किसी भी नदी के आसपास बसना कभी भी आफत को न्योता दे सकता है। ये हमको चिन्हित करना होगा इस तरह के वो क्षेत्र जो नदी किनारे हैं, और जब वहां पे कोई भी लैंडस्लाइड है या कोई लेक आसपास है या वहां पे एवलांच का खतरा है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जहां पे भी नदी किनारे जो बसावट है उसको हम ये देखें कि यदि इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो कौन से क्षेत्र है जहां पर कि भवनों का निर्माण और भवनों के निर्माण को मंजूरी दी जाए।